दोस्तों जय माता दी। आज हम 23वें नक्षत्र धनिष्ठा की बात करने वाले हैं और इस नक्षत्र के पहले दो चरण में मकर राशि होती है और बाद के दो चरणों में कुंभ राशि होती है। दोनों ही शनि की राशि है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल और राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शनि। और मंगल और शनि ये आपस में इनकी बनती नहीं है ज़्यादा, इसलिए जब धनिष्ठा नक्षत्र का उदय होता है अर्थात चंद्रमा जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहता है तो पंचक लग गए ऐसा कहा जाता है। इसमें शुभ काम वर्जित होते हैं। कारण आपको समझ में आना चाहिए कि नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें कुछ विघ्न और बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए 5 दिन तक ये 5 लास्ट के जो नक्षत्र हैं इनमें पंचक रहते हैं। कारण मैं बताऊंगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और अगस्त से लेके दिसंबर तक सर्वतोभद्र चक्र यानी त्रिलोक दीपक क्या कह रहा है इसके बारे में हम अभी समझने वाले हैं। यहाँ पे पंचक होते हैं 1 2 3 4 5 6 बोला पंचक है पर 6 पे गोले लगाए हुए हैं। ये आपके पंचक है। असल में राशि 2 हो गई ना। पहले 2 चरण के लिए 5 ये हो गए मकर और दूसरे चरण में कुंभ राशि आ गई, इसलिए यहाँ पे 6 गोले लगे हैं। और ये पंचक बहुत मायने रखते हैं। नक्षत्र आकाश तत्व प्रदर्शित करता है और अक्षर अग्नि तत्व बताता है, स्वर वायु है और जो तिथि है वो जल तत्व बताती है और राशि पृथ्वी तत्व बताती है। ये 5 तत्व हैं, इनका संतुलन तो हमारा शरीर ठीक, ब्रह्मांड ठीक और ये असंतुलित तो सब कुछ गड़बड़। तो पूरा कुंडली सर्वतोभद्र चक्र सब कुछ में ये जो मुख्य मुद्दा है ना वो मुख्य मुद्दा है इन 5 तत्वों का, पंच तत्वों का। इनका आप में कितना प्रतिशत है इसी के आधार पे आपके गुण और धर्म निर्धारित होते हैं और आपके गुण और आपका धर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, परंतु उससे पहले एक और बात बता दूं कि 2 अगस्त से मेरी ये नक्षत्रों पे सर्वतोभद्र चक्र, काला नल्लल चक्र, जितने भी नक्षत्रों के उपयोग होते हैं उन सब की क्लास प्रारंभ हो रही है। अभी भी मौका है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले शनि महाराज की, क्योंकि पूरे साल भर एक ही नक्षत्र में रह रहे हैं, ये वेद कर रहे हैं और वेद के बारे में समझने के लिए आप इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो शनि महाराज ये वेद कर रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र को। आपके पंचकों में से कोई नहीं शनि महाराज से वेद हो रहा है, परंतु 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे और बकरी शनि का ये ऊपर की तरफ वेद नहीं होता है, वो वेद होता है नीचे की तरफ। ये वेद हुआ और ये वेद हो रहा है पूर्वाषाढ़ा में। यहाँ पे भी आपका धनिष्ठा, आपके पंचक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो शनि महाराज आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ना अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। तो कर्म करिए और फल प्राप्त करिए। सिंपल सा संदेश ये है आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे राहु की। राहु भी पूरे साल पूर्वा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं और राहु कितना प्रभावित कर रहे हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। तो राहु 3 तरफ वेद करते हैं। पुनर्वसु को वेद रहे हैं और लो यहाँ पे आपके गा को यानी अक्षर को वेद रहे हैं और यहाँ पे चित्रा को वेद रहे हैं। इन्हें नहीं वेदेंगे सम्मुख वेद में। और गा का मतलब होता है अक्षर और अक्षर का मतलब होता है अग्नि। अग्नि तत्व प्रभावित होता है और पता है अग्नि तत्व वायु तत्व से प्रभावित हो रहा है। राहु का जो तत्व है वो वायु तत्व है। जब वायु और अग्नि जब ये मिलते हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या तो होती ही होती है। आपको पता है कि अग्नि भड़का देगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी माया, इच्छाएं और छल इनका सामना करना पड़ सकता है। और इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है माँ सरस्वती की आराधना या देवी जी का बीज मंत्र। ये दोनों चीजें करने लगोगे। और गा की यदि मैं बात करूं
तो गा तो सबका पूरे चारों चरणों का अक्षर है। तो सरस्वती माता जी की आराधना करिए और बीज मंत्र देवी जी का करिए, राहु का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्वास है तो करिए, नहीं है तो मत करिए, क्योंकि विश्वायकम फल दायकम। अब हम तीसरे ग्रह की बात करते हैं, और वो तीसरा ग्रह जो है वो है केतु। केतु भी पूरे साल भर एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो केतु महाराज कैसे प्रभावित कर रहे हैं, एक ये इधर उत्तराषाढ़ा को, एक इधर पुनर्वसु को, और एक इधर रेवती को। तीनों वेद में आपका पंचक कहीं से नहीं बिधरा, मतलब केतु के प्रभाव से आप मुक्त हैं। ये भी खुश होने वाली बात है, तो खुश हो जाइए। अब हम राहु केतु की बात कर चुके हैं, तो फिर गुरु महाराज की बात करें। क्या गुरु महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं? गुरु आद्रा नक्षत्र में है, इनका वेद ये होगा, और फिर 13 अगस्त को पुनर्वसु में आ जाएंगे तो वेद ये होगा। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, तो अच्छा और बुरा दोनों नहीं होता। अपने ज्ञान का सदुपयोग करके फायदा ले सकते हो। जो अभी तक आपने प्राप्त किया है तो अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब गुरु महाराज के बाद हम सूर्य महाराज की बात करते हैं, और सूर्य महाराज जो हैं वो जल्दी जल्दी नक्षत्रों को परिवर्तित करते हैं और एक सीक्वेंस में चलते हैं। परंतु जहां पे आप प्रभावित हो रहे हो, मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां सूर्य भगवान आपको वेद नहीं कर रहे हैं, पंचकों को, पंचक मतलब आप हो, तो वेद नहीं कर रहे हैं, वहां सूर्य महाराज का आपको आशीर्वाद है। जहां वेद कर रहे हैं वहां थोड़ी समस्या, परंतु थोड़ा लाभ भी है। सूर्य दोनों काम करते हैं, आपका अग्नि तत्व बढ़ा देते हैं, अग्नि तत्व बढ़ा के आपका विवाद भी करवा सकते हैं अपने ऑफिसर क्लब से, उच्च वर्ग के लोगों से, और आपको उनसे फायदा भी दिलवा सकते हैं कि हो सकता है विवाद में आप जीत जाओ। तो इसलिए सूर्य के वेद से आपको ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। मंगल का वेद समस्या है, राहु शनि केतु का वेद है, तो उसके इलाज हैं, उपचार भगवान ने दिए हैं, रास्ता भी दिया है। तो जब सूर्य महाराज आएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, और अश्लेषा से मघा, अश्लेषा में आएंगे 3 अगस्त तक, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, और फिर 3 अगस्त तक फिर मघा में आ जाएंगे, तो रहेंगे 29 अगस्त तक। तो 3 अगस्त से 29 अगस्त देखें क्या कर रहे हैं, हम सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं। जब अश्लेषा में आए भी तीनों तरफ वेद करते हैं, तो आपके 3 पंचकों को वेदित कर रहे हैं। निश्चित ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए जब ये अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं। फिर ये निकल जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में 13 दिन बाद, फिर आ जाएंगे मघा नक्षत्र में। जब ये मघा नक्षत्र में आएंगे तो आपके 2, यहाँ पे मकर को वेद कर रहे हैं, परंतु तिथि को तो सबके लिए वेद कर रहे हैं। तो पहले और दूसरे चरण के 2 वेद हो रहे हैं। मैंने बोला यार सूर्य भगवान को जल देते रहो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, ऑफिसरों से सभ्यता से बात करो, कर्म सुधारोगे तो फल सुधरेंगे, ये तो पक्का है। अब मघा में आने के बाद फिर पता है, जब सूर्य यहाँ पे रहेंगे, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, आपको आशीर्वाद है इनका, क्योंकि आपके किसी पंचक को ये वेद नहीं कर रहा है। परंतु विशाखा में आएंगे 6 नवंबर, तो बहुत सा टाइम है जिसमें आपको कोई समस्या सूर्य नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम हैं, अच्छी चीजें करिए। तो विशाखा में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक यहाँ पे रहेंगे ये, और विशाखा में रह के, क्योंकि सूर्य तीनों तरफ वेद करते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से ये वेद करते हैं, सामने से ये धनिष्ठा नक्षत्र को वेद कर रहे हैं, मतलब आपके नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। परंतु दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि नक्षत्र है मंगल का, और सूर्य और मंगल मित्र है, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। विशाखा में तो आपको लाभ ही मिलेगा, परंतु वाद और विवादों से आपको बचना चाहिए। विशाखा के बाद जब ये आएंगे अनुराधा में, और अनुराधा में आए तो फिर अनुराधा में कब आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, 19 नवंबर से 2 दिसंबर। यहाँ आएंगे 19 नवंबर, ये डेट लिखते जाना, 2 दिसंबर अनुराधा में आएंगे, तो ये वेद कर रहे हैं। इधर भी करते हैं, परंतु वेद हमें इधर से ही हो रहा है, इसलिए ये बताया। यहाँ पे वेद कर रहे हैं वो, फिर आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं। मैंने बताया तिथि जल तत्व होता है, सूर्य अग्नि तत्व है। जब अग्नि तत्व और जल तत्व मिलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतना होगा। पानी ज़्यादा पिए,
पानी ज़्यादा पिए, दिमाग को ठंडा रखिए और मेहनत करिए ताकि आपका अग्नि तत्व मेहनत में परिवर्तित होता रहे। समझिए, ये बातें बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद ये मूल नक्षत्र में आ जाएंगे 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर से पूरे साल इसी में रहेंगे। और फिर आपकी राशि, दोनों राशियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। और जब राशि है तो पृथ्वी तत्व होता है, अग्नि पृथ्वी तत्व को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। थोड़ी बहुत समस्या तो जरूर होती है, परंतु फायदा भी होता है, इसलिए आपको यहाँ पे निश्चिंत रहना है। ये हमने पूरी बात कर ली सूर्य का भेद। और हमने क्या बोला, सूर्य का भेद आपको हानि नुकसान दोनों देता है, केवल लॉस नहीं देता, प्रॉफिट भी देता है। इसलिए सूर्य के भेद से आपको खुशी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मंगल का जब भेद होता है तो फिर बहुत सी समस्याएं करते हैं, एक्सीडेंट की संभावना होती है, लड़ाई झगड़े की संभावना होती है, हम हर कुछ बोल के लोगों को अपना विरोधी बना लेते हैं, इसकी संभावना होती है। छोटी मोटी चोट मोट लगती है, कई बार ऑपरेशन वगैरह हॉस्पिटल में की भी संभावना होती है। हॉस्पिटल में भर्ती के नहीं, ऑपरेशन की संभावना होती है। तो मंगल के भेद से बचने के लिए पहले ही उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय क्या है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, ओम नमो नारायण। इससे मंगल बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मंगल इसलिए प्रसन्न होते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते हैं कि राम भगवान प्रसन्न होते हैं, और राम भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। और मंगल ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अनुराधा में, 1 नवंबर से 20 नवंबर, इससे बीच का जो टाइम है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल भी समस्या ही नहीं है मंगल की आपको। जब ये अनुराधा में आएंगे तो ये तिथि को प्रभावित करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। कब, 1 नवंबर से। अनुराधा के बाद फिर ये मूल में आएंगे 8 दिसंबर से 25 दिसंबर, 8 दिसंबर से 25 दिसंबर, और यहाँ मूल में आके दोनों राशियों को प्रभावित करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व होती है, मंगल तो अग्नि तत्व होते ही हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। परंतु हनुमान चालीसा करते रहो यार, अच्छा रहेगा। बस मंगल पूरे साल में इतना ही प्रभाव कर रहा है, 1 नवंबर से 20 नवंबर और 8 दिसंबर से 25 दिसंबर। इसके अलावा पूरा समय मंगल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ऐसा कह रहे हैं आपसे। अब हम बहुत अच्छी बात करते हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि शुक्र और बुध की बात करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र में गुरु, शुक्र और बुध को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। तो अब आशीर्वाद मिलेगा, अब सकारात्मकता की बातें होंगी। तो बुध है मघा में 30 नवंबर से 6 सितंबर। बुध की बात कर रहे हैं हम बुध के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बुध की बात कर रहे हैं, जब ये मघा में आएंगे तब 30 नवंबर से 6 सितंबर। मघा में आएंगे तो क्या करेंगे, आपकी राशि और तिथि को प्रभावित करेंगे, यानी कि मकर वालों को तो ज्यादा आशीर्वाद दे रहे, बाकी तिथि तो पूरे चारों चरणों के लिए है। तो खुश खुश यानी खुश, अच्छा दिमाग चलेगा, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आप अच्छे प्लानिंग करेंगे और अच्छा काम कर सकते हो, और वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये बुध महाराज का प्रभाव है। और जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध वायु तत्व होता है, वायु व्यापक है, वायु व्यापक है। फिर ये यहाँ पे क्या बोला, मघा के बाद अनुराधा में आएंगे 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर, 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर। ये फिर आपको बुध महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधार चुके हैं। ये समय फिर आपके लिए शुभ हो रहा है, बुध का आशीर्वाद है आपको। फिर मूल में आएंगे ये 29 दिसंबर से, तो यहाँ के बाद फिर आपको पूरे साल ये आशीर्वाद देने वाले हैं। ये तो हमारे हो गए बुध महाराज। चलो जरा बुध को बिना मिटाए अपन उसकी बात करते हैं, और वो बात अपन करते हैं शुक्र महाराज की। ये आपके लिए अच्छा समय है, बुध का आशीर्वाद है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। तो चलिए, शुक्र मघा में रहेंगे 14 सितंबर से 25 सितंबर। देखिए 30 से 6 सितंबर बुध आशीर्वाद दे रहे हैं, और शुक्र की बात कर रहे हैं हम। जब मघा में आएंगे तो 14 सितंबर से 26 सितंबर, यहाँ पे यही भेद होगा, और शुक्र महाराज का आपको आशीर्वाद मिल गया। तो ये तो लंबा समय हो गया ना, खुश रहिए, लक्ष्मी
देते हैं ये शुक्र महाराज। आपको लाभ करवाते हैं, धन धान्य से भरपूर करते हैं, तो होइए, सीधी सी बात है। फिर मघा के बाद ये सीधे अनुराधा में आएंगे 29 से 8 दिसंबर। अनुराधा में ये जो रहेंगे ना 29 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, यहाँ पे ये वेद करेंगे, सैम वेद होगा। और यहाँ पे आपको देखो लंबा आशीर्वाद मिला, शुक्र का भी और बुध का भी। खुश हो सकते हो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। ऊपर वालों ने इंसानों को अच्छी बुद्धि दी है, तो अच्छी बुद्धि का उपयोग करिए, समझ में आएगा। पहला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं बहुत संक्षेप में। और अब ये आएंगे कहाँ पे, मूल में 29 दिसंबर को आएंगे। ये भी 29 दिसंबर को ही आ रहा है, मतलब नए साल की शुरुआत धमाकेदार आपके लिए होने वाली है। अभी से बधाई स्वीकार कर लो। 2026 आनंद का साल शुरू होगा। शुरुआत में तो बहुत ही आनंद रहेगा और आप लोग अच्छा करेंगे, मेहनती लोग हो। शनि मतलब क्या बोलेंगे कि न्यायाधीश की राशि के हो, कर्मठ हो, तो कर्मठता दिखाइए और अच्छा कर लीजिए। जय माता दी।